इस वीडियो में आप इतिहास के 7 ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिशें सालों से की जा रही हैं, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। नंबर 1, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने की बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था, मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रीपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रीपर पर यह नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रीपर के नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चला कि वो 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2, श्राउड ऑफ टुरीन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के टुरीन शहर के सेंट जॉन्स द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था और इस कपड़े पर जो ये एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 3, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15th सेंचुरी के एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं हैं। हिस्टोरियन मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहां तक कि उस समय के आर्टिस्ट्स ने अपनी पेंटिंग में इन्हें कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको घिर्लैंडाइओल। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मडोना विंसेंट जियोवानी। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब सी दिखने वाले जगह को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता,
लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि यह कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट्स में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वे ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वे ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं बताने वाला हूं वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थे जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही हैं। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी हैं सामने आए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरे से उसने ली हैं वो हमें दे दें ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती हैं। वो कौन थी कोई नहीं जानता। एफबीआई को जिस बात ने हैरान किया वो ये कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वो इधर उधर भाग रही है और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त हैं। अब ये तो आज तक पता नहीं चल पाया कि ये औरत कौन थी, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे थ्योरीज सामने आई थी। एक थ्योरी ये कहती है कि ये औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बाबुस्क लेडी, क्योंकि उसने अपने सर पर जो हेड स्कार्फ पहना था उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती हैं और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बाबुश्का कहा जाता है। नंबर 5, एमेलिया ईयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। एमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी थी। 1936 में एमेलिया पूरी दुनिया को हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेरिका का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही एमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन एमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। एमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी एमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि एमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिलेबल्स है। इन सिलेबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि यह स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। यह माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूं। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस समान और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को ब्रेक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरीज ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।